एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो हम लोग आज हमारे पॉलिटी लेक्चर सीरीज का 13वां लेक्चर है, जिसका पार्ट 2 है। चैप्टर है मौलिक अधिकार। आज हम लोग पढ़ेंगे समता का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब ये होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम लोग। आज का लेक्चर है, आप लोग एक बात बताइए, एक प्रश्न है आप लोगों से। प्रश्न ही इमेजिनेशन है। कल्पना कीजिए कि अगर सड़क पर एक साधारण व्यक्ति है और वह भारत के प्रधानमंत्री दोनों ने एक ही ट्रैफिक नियम तोड़ा। एक साधारण व्यक्ति और भारत के प्रधानमंत्री दोनों ने एक ही ट्रैफिक नियम तोड़ा है, तो क्या दोनों पर एक जैसा कानून लागू होगा या फिर प्रधानमंत्री होने के कारण उन्हें छोड़ दिया जाएगा? अगर संविधान सभी को समान मानता है तो फिर आरक्षण क्यों है? कभी सोचा है आपने, क्या आरक्षण अनुच्छेद 14 के खिलाफ है? आज हम इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं समता का अधिकार क्या है। ठीक है, समता का अधिकार क्या है? समता का अर्थ है सभी व्यक्तियों के साथ कानून की दृष्टि से समान व्यवहार करना। सभी व्यक्तियों के साथ कानून की दृष्टि में समान व्यवहार करना, है ना। समान व्यवहार करना। लेकिन ध्यान रखिए, समता, इक्वालिटी का अर्थ समानता, इक्वालिटी का अर्थ है समानता नहीं। ठीक है, इक्वालिटी का अर्थ ये कतई नहीं है कि समान। ये चीज़ ध्यान देना है कि समता, इक्वालिटी का अर्थ समानता नहीं है। ठीक है, समता, इक्वालिटी का अर्थ समानता, सेमनेस नहीं है। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि जब ये सेमनेस नहीं है तो इसको उदाहरण से समझेंगे। कैसे? जैसे कि आप मान लीजिए एक 5 वर्ष के बच्चे और 25 वर्ष के युवक को एक ही परीक्षा देना, क्या न्याय होगा? तो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए संविधान कहता है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ उनकी आवश्यकता के अनुसार उचित व्यवहार ही क्या है? वास्तविक समानता है। ठीक है, समान लोगों के साथ और असमान परिस्थितियों वाले असमान परिस्थितियों वाले लोग, इन दोनों जन के साथ उचित व्यवहार। कैसा? उचित व्यवहार। उचित व्यवहार ही क्या है? वास्तविक। उचित व्यवहार ही क्या है? वास्तविक समानता है। ठीक है, क्या है? उचित व्यवहार करना ही वास्तविक समानता होगा। तो आज कल रिजल्ट आया है, जैसा कि आप लोग भी जान रहे हैं। तो मलाल तो रह गया है ना, दरोगा नहीं बन पाए, 7 वाले बन गए इसलिए। तो ऐसा कुछ मत सोचिए, है ना। फिर मौका आएगा। फिर न्यूज़पेपर में आया था कि इसी साल अक्टूबर नवंबर में दरोगा की नई भर्ती फिर आने वाली है, और साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन है कि स्कोर कार्ड भी दिखाया जाएगा। तो चलिए, कम से कम ये तो होगा हमारे साथ न्याय, हम लोगों के साथ। तो आप लोग ध्यान दीजिए, कहीं और नहीं, सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य पर ध्यान दें। ठीक है, और कहीं नहीं। सबका दिन आता है, सबका समय आता है, तो हम लोग फिर अचीव करेंगे। इस पर ज़्यादा सोचना नहीं है, ये ध्यान देना है कि कहाँ गलती रह गई थी,
क्या और कर सकते थे, कहाँ सुधार करने की आवश्यकता थी, ठीक है, और किस तरह से अपने पूरे स्ट्रेटेजी को फिर से चेंज करना पड़ेगा, ताकि फाइनल मेरिट का जब बारी आए, फाइनल मेरिट जब लगे, तो ये ना मन में डाउट रहे कि होगा या नहीं। तो इसलिए अपनी बाउंड्री, अपनी फील्डिंग इतनी अच्छी सेट करनी है कि तुम कहीं से भी बॉल फेंको तो हम हिट कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कुछ ना सोचें आप लोग। अपनी पढ़ाई पे फिर से रहने जी, मान सकती हूँ बुरा तो लगता ही है, इसमें किसी के कहने से कम नहीं हो जाता वो चीज़, पर ठीक है, 1-2 दिन देख संभालिए खुद को, उसके बाद फिर लग जाइए। पढ़ाई का देखिए, हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है, इसका तो कोई तोड़ नहीं है, ना ही विकल्प है। तो ये तो करना ही पड़ेगा, चाहे कोई तेज हो, चाहे एवरेज हो, चाहे बिलो एवरेज हो, वो तो करना ही पड़ेगा। और संघर्ष और परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग हैं, सबका संदर्भ अलग अलग होता है इस चीज़ का। तो उसको साथ लेते हुए जब तक जीवन है, और ये सारी चीज़ें तो लगी ही रहेंगी साथ, पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो यही सब, इन सबको साथ लेकर और अपने आप को भी साथ, अपने आप को भी खुश रखकर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद को खुश रख पाना, है ना। तो यही सब प्रयास करिए छोटे छोटे, क्या किया जा सकता है। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ये एग्ज़ाम नहीं तो कोई और एग्ज़ाम सही, अगली भर्ती आएगी तो उसमें निकाल लिया जाएगा, उसमें कोशिश करेंगे कि हो जाए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, संविधान क्या कहता है। समान लोगों के साथ असमान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ उचित व्यवहार ही क्या है, वास्तविक समानता है। बच्चों देखिए साथियों, आप लोग, संविधान सबको एक जैसा नहीं बनाता, ठीक है, बल्कि सबको न्यायपूर्ण अवसर देता है। सबको क्या देता है, न्यायपूर्ण अवसर, यही असली इक्वालिटी है। सबको न्यायपूर्ण अवसर देना ही, सबको न्यायपूर्ण, सबको न्यायपूर्ण अवसर देना, न्यायपूर्ण क्या अवसर देना, एक मिनट, सबको न्यायपूर्ण अवसर देना, सबको न्यायपूर्ण अवसर देना, यही असली क्या है, अवसर देना। सबको न्यायपूर्ण अवसर देना ही क्या है, असली इक्वालिटी है, ठीक है। अब अनुच्छेद 14 क्या कहता है, ये भी जान लेते हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 दो महत्वपूर्ण बातें कहता है। पहली बात क्या कहता है कि कानून के समक्ष समानता हो, कानून के समक्ष समानता, और दूसरा कानून का समान संरक्षण हो। यही दो शब्द, पूरे अनुच्छेद 14 की क्या है, आत्मा है। देखिए फ्रेंड्स, जिनका नहीं हुआ, जिनका हो गया, उनके लिए भी बहुत सारे ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ उनके साथ हम हैं, ठीक है, उनके साथ हम हैं, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो उनके लिए मेरी ओर से यही कहना होगा कि आप लोग पढ़िए, ठीक है, कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है, ये भी देखिए, और हम लोग आपके साथ हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस बार आपका सिलेक्शन हो, चयन हो, अंतिम रूप से भी चयन हो, ठीक है। इसके लिए हम लोग अपने सारे सब्जेक्ट, सारे सिलेबस को एकदम टू द पॉइंट पढ़ते हुए, एकदम मजबूत करते हुए, उस पर पकड़ बना के, जैसे पॉलिटी का जो पार्ट है इसमें, दरोगा में, एसआई वाले एग्ज़ाम में कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 12 से 15 क्वेश्चन का मतलब आप लोग जान लोगे इसका इम्पोर्टेंट। 12 से 15 क्वेश्चन सही करना एग्ज़ाम में, किसी एक सब्जेक्ट से गलत ना हो, तो हमारे जीके जीएस में बढ़त बहुत करा देता है, ठीक है, जीके जीएस का। बाकी मैथ, रीजनिंग और हिंदी, और 4 सब्जेक्ट हो गए ना, मूल विधि,
इससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हो। इस वाले पेपर में यही हुआ है, मैथ और रीजनिंग कर ले गए सब लोग। सबसे बड़ा गेम चेंजर यही जीके जीएस मूल विधि और हिंदी डिसाइडिंग फैक्टर बना है इस पेपर का। तो जीके जीएस को इतना इग्नोर निगलेक्ट मत करिए। इस पे हर टॉपिक पे, हर चैप्टर पे, हर सब्जेक्ट, हर उसके सब्जेक्ट पे, जैसे पॉलिटी का सब्जेक्ट है उस पर इतनी अच्छी पकड़ बना लीजिए ना कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो अपने हमसे गलत ना होने पाए। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग मेरे साथ रहिए, मेरे ऊपर विश्वास रखिए। ये जितना भी वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाता है, क्लास कराई जा रही है, बताया जा रहा है, वो आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट साबित होगा। और यहाँ से कहीं भी इस एग्ज़ाम में कहीं से कहीं भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, फंसेगा, ज़रूर फंसेगा, आप लोग यकीन करिए। और इतना ही पढ़ने पर आपका इस सब्जेक्ट पे पकड़ बहुत बढ़िया हो जाएगा, पॉलिटी सब्जेक्ट पर। ठीक है, तैयार हो जाएगा यह सब्जेक्ट। तो आप लोग पढ़ते रहिए पूरे विश्वास के साथ, हम आपके साथ हैं और आप भी हमारा साथ दीजिए। हम लोग अच्छा करेंगे आगे, और भी बेहतर करेंगे और अंतिम चयन लेंगे। इसी विश्वास के साथ आप लोग पढ़िए। आपका इस सब्जेक्ट से इस पूरे लेक्चर सीरीज को अगर आपने कंप्लीट कर लिया, उसके सारे रूल रेगुलेशन फॉलो कर लिए, नोट्स बनाया, कीवर्ड्स बनाए, सिनॉप्सिस बनाए, अंतिम दिनों के लिए अपने पेपर के कुछ दिन पहले के लिए कुछ शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए, तो यकीन मानिए आपका चयन होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको इन 3 सब्जेक्ट पर एकदम बढ़िया से पकड़, इसका और इसका एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होना, एक भी क्वेश्चन। इस बार के पेपर में पता हुआ क्या हुआ, जिसका भी एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक हुआ, वही बाहर हुआ है, वो भी बाहर हुआ है। और साथ ही साथ जिन्होंने जीके जीएस को कम आंका, हल्के में लिया, उनका भी चयन नहीं हुआ है। तो इस तरह से नहीं, पिछली गलतियों से सीखते हुए आगे वह गलती ना दोहराएं, ये प्रयास करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। इक्वालिटी बिफोर लॉ, पहला सिद्धांत क्या है? अनुच्छेद 14 का पहला सिद्धांत है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका ओरिजिन क्या है? यह सिद्धांत कहाँ से आया? यह सिद्धांत ब्रिटेन, इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, आप लोग निश्चिंत होकर पढ़िए, कहीं आपके सारे सिलेबस के हर टॉपिक कवर कराया जाएगा। तो इससे निश्चिंत रहिए कि ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद और भी कुछ पढ़ना है तो नहीं, आप लोग निश्चिंत होकर पढ़िए, यहीं से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। अब इसका अर्थ है कि भारत में कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह, हम लोगों ने भी क्या देखा कि पहला सिद्धांत है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो भारत में इसका अर्थ है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। क्या है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई सांसद हो, या कोई आईएएस अधिकारी हो, है ना, चाहे वो करोड़पति हो, सभी के सभी कानून के अधीन है। ये सभी लोग कानून के अधीन है। ठीक है, अब इसका आसान उदाहरण ये भी हो सकता है कि अगर एक मंत्री और एक सामान्य नागरिक दोनों चोरी करते हैं तो दोनों पर आईपीसी और बीएनएस के अनुसार मामला चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो मंत्री हैं, विधायक हैं तो उनके ऊपर नहीं होगा, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो इसको हम लोग याद कर लेते हैं। इसका ट्रिक है, इंग्लैंड कहाँ से लिया गया, ये पूछा जाएगा। इंग्लैंड बराबर इक्वालिटी, जब इंग्लैंड याद आए आपको तो पहले दिमाग में आ जाएगा कि इक्वालिटी होगा, समता का अधिकार, कानून से बड़ा नहीं, मतलब सभी लोग कानून से नीचे हैं, चाहे जो बिफोर लॉ। जितनी बातें हम लोगों ने पढ़ी उसको ट्रिक से याद कर लिया कि इंग्लैंड बराबर इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा। अब दूसरा सिद्धांत क्या कहता है इस आर्टिकल 14 का? दूसरा सिद्धांत है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। ठीक है, दूसरा सिद्धांत है, ये जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है ना, कंटेंट, जो भी नोट्स फॉर्मेशन बनवाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, ये इतना सटीक और बढ़िया है ना कि आपका कोई भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएगा, क्योंकि यही नोट्स पढ़कर बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, एग्जाम में एक ही सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं दिलाता, ये अलग बात है,
हर सब्जेक्ट पे पकड़ बढ़िया होनी चाहिए। तो इस सब्जेक्ट के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, आपकी पकड़ बहुत बढ़िया हो जाएगी, कहीं से भी एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएगा, बस अगर आप चाहेंगे तो। इसका ओरिजिन कहाँ है? यह सिद्धांत कहाँ से आया? ये सिद्धांत कहाँ से आया? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका, यूएसए से। यूएसए से लिया गया है। अब इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ है समान परिस्थितियों वाले लोगों पर समान कानून लागू होगा। ठीक है, समान परिस्थितियों वाले लोगों पर समान कानून लागू होगा। परिस्थितियों वाले लोगों पर समान कानून लागू होगा। अब इसका उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे आरक्षण, आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण, आरक्षण में क्या है कि अनुच्छेद 14 के खिलाफ है। अब सोचिए क्या यह अनुच्छेद 14 के खिलाफ है? तो बताइए आरक्षण जो है क्या यह अनुच्छेद 14 के खिलाफ है? तो नहीं खिलाफ है। क्यों? क्योंकि संविधान जो है सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ी वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि असमान लोगों के साथ उचित व्यवहार कर रहा है। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना इसका परिभाषा कि असमान लोगों के साथ उचित व्यवहार कर रहा है। उचित व्यवहार करता है। ठीक है, अब इक्वालिटी का मतलब सबको एक जैसी चीज़ देना नहीं, बल्कि जिसे जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार अवसर देना भी है। ठीक है, इसका ये भी एक अर्थ है। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सबको एक जैसी चीज़ दें, नहीं, सबकी ज़रूरत अलग, हमारी कुछ अलग ज़रूरत है, आपकी कुछ अलग है, तो ऐसा नहीं है। तो सबकी आवश्यकता के अनुसार वो चीज़ें, उन्हें वह अवसर देना, वो अपॉर्चुनिटी प्रदान करना, उन्हें वह चीज़ें उपलब्ध करवाना, यही क्या है? इक्वालिटी है, समानता है। अब हम लोग जानेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ इन दोनों सिद्धांतों का जो ब्रिटेन और अमेरिका से लिए गए हैं, इस पे हम लोग ये जानेंगे कि जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। और ब्रिटेन क्या कहता है कि कोई कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन अमेरिका क्या कहता है कि समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, और ब्रिटेन में क्या कहता है कि नकारात्मक अवधारणा, और इसमें क्या है? सकारात्मक अवधारणा है। ठीक है, इंग्लैंड में है बिफोर, अमेरिका में है प्रोटेक्शन। तो क्या अनुच्छेद 14 पूर्ण एब्सोल्यूट है? ये भी एक जरूरी सवाल है कि क्या अनुच्छेद 14 पूर्ण है? तो नहीं, पूर्ण नहीं है। ठीक है, कुछ संवैधानिक अपवाद है इसमें भी, कुछ संवैधानिक अपवाद है। अपवाद में है राष्ट्रपति, अपवाद में है पहले राष्ट्रपति। जैसे राष्ट्रपति से क्या है? राष्ट्रपति से क्या है? अनुच्छेद 361, राष्ट्रपति अपने पद के कार्यों के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होते। राष्ट्रपति अपने, ये हमारे अपवाद। ठीक है, राष्ट्रपति अपने पद के कार्यों के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होते। ये अपवाद है। और राज्यपाल से भी संबंधित अपवाद है। क्या है कि
राज्यपाल से है, राज्यपाल को भी कुछ संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। राज्यपाल को भी संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। अब संसद में और न्यायाधीश जी हैं, न्यायाधीश के लिए क्या है, अपने न्यायिक कार्यों के लिए विशेष संरक्षण है इन्हें, अपने कार्यों के लिए विशेष संरक्षण है। और संसद में भाषण, सांसदों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, ये भी अपवाद है, श्रेणी में आएंगे। संसद में भाषण, सांसदों को, देखिए ये सब बताने से, ये सब डिस्कस करने से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अनुच्छेद 14 को लेकर, ठीक है। रटी रटाई बातें नहीं याद करनी, इससे रट्टा मारना होगा, बोझ बढ़ेगा हमारे ऊपर। तो समझ के पढ़ते चलेंगे तो जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी और याद भी होगा, और ज़्यादा समय तक याद करने में भी मदद मिलेगी, ठीक है। विशेषाधिकार प्राप्त हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, और आपको मुझे पूरा विश्वास है आपको पूरा लेक्चर समझ में आएगा। कब समझ में आएगा, जब आप लोग पूरे ध्यान से बिना स्किप किए वीडियो को देखेंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जितने भी टॉपिक बताए जाएंगे सब याद होंगे आपको। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी जो संवैधानिक संरक्षण है और ये समता का अधिकार है कानून से ऊपर नहीं है, बल्कि कुछ कार्यों से संबंध में संविधान उन्हें विशेष संरक्षण देता है, इन लोगों को, ठीक है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये लोग कानून से ऊपर हैं, ठीक। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के ऊपर, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अनुच्छेद 14 का हर प्रकार का क्लासिफिकेशन नहीं रुकता, सिर्फ मनमाना क्लासिफिकेशन रुकता है, ठीक है। अगला है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अनुच्छेद 14 जो है वो हर प्रकार का क्लासिफिकेशन नहीं रुकता, सिर्फ क्या करता है, मनमाना, जो मनमाना तरीका है, मनमाना क्लासिफिकेशन रोकता है। उदाहरण से हम लोग इसको समझ लेंगे कि जैसे कि आप लोग देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे महिलाओं के लिए अलग सीटें हैं, जैसे SC ST रिजर्वेशन, EWS रिजर्वेशन, ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है, ठीक है। अब अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, केवल नागरिकों पर नहीं। ये जो एग्जाम पॉइंट है, अनुच्छेद 14 है कि सभी व्यक्तियों पर ये लागू होगा, ठीक है। ये नहीं है कि जो सिर्फ भारत के नागरिक हैं उन्हीं पर लागू होगा, नहीं, जितने भी व्यक्ति हैं भारत आए हैं तो उनके ऊपर भी अनुच्छेद 14 लागू होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अनुच्छेद 14 क्या है, एवरीवन। अब सुप्रीम कोर्ट EP रोयप्पा केस, इस पर एक केस आया था, इस टॉपिक से संबंधित ये केस जानना जरूरी है। EP रोयप्पा केस, मनमानी, आर्बिट्रेटनेस अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। मनमानी क्या है, एक मिनट, आर्बिट्रेटनेस अनुच्छेद 14 का क्या है, उल्लंघन है। अब मेनका गांधी केस, ये भी एक इस पे अनुच्छेद 14 से संबंधित केस है, मानिका गांधी केस। मानिका गांधी केस 1978, मानिका गांधी केस 1978।
इसमें क्या था कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 आपस में जुड़े हुए हैं। इस केस में ये निष्कर्ष निकला था कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और अभी के लिए हमें सिर्फ नाम याद करना है, उससे संबंधित अनुच्छेद, और ये केस किस बारे में था, सिर्फ ये। ठीक है, तो ये दोनों केस आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, अगर कोई इस केस से संबंधित डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। अब हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं इन चीज़ों को। जैसे कि दो छात्र हैं ना, दो विद्यार्थी हैं और दोनों छात्र परीक्षा देते हैं और दोनों समान अंक लाते हैं, लेकिन एक एससी कैटेगरी का है, दूसरा जनरल कैटेगरी का है और सिलेक्शन अलग अलग होता है। तो क्या ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है? नहीं है। ठीक है, क्योंकि संविधान सकारात्मक भेदभाव की अनुमति देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब हम लोग कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। देख लेते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ किस देश से लिया गया है। तो ये इंग्लैंड से लिया गया है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहाँ से लिया गया है? इस देश से, USA से लिया गया है। अनुच्छेद 14 लागू होता है, सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, केवल नागरिकों पर नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 14 संबंधित किससे है? समता से संबंधित है। किससे? समता से। और कानून के समक्ष समानता किस देश से ली गई है? इंग्लैंड से, अभी हमने बात किया। और अनुच्छेद 14 का उद्देश्य मनमानी रोकना है। अब आप लोग आज आपने अभी इस इतने टॉपिक में आपने क्या सीखा? अनुच्छेद 14 आप समझ लिए हैं, लेकिन परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न अनुच्छेद 15 और 16 से भी आते हैं, जैसे कि भेदभाव का निषेध और सरकारी नौकरी में, या संविधान सरकारी नौकरी में जो है समान अवसर और आरक्षण क्या संविधान के खिलाफ है या संविधान का हिस्सा है। ये इसके अगले भाग में हम लोग इस पर विस्तृत, अगले टॉपिक में इन सब सवालों के बारे में जानेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना, अनुच्छेद 14 को अच्छे से समझा। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 14 के बाद आता है 15 और 16। अनुच्छेद 19 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 19 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 भी बता देते हैं आपको, ज़्यादा उसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस वही डिस्कस किया जाएगा, ज़्यादा नहीं। अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? सभी जो भी राज्य हैं, 15(1) में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ये जो केवल शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है, केवल। ठीक है, केवल शब्द का अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है, लेकिन जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इन सबके और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, अब अनुच्छेद 15 का 2 में क्या कहा गया? इसमें यह प्रावधान राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों द्वारा विभेद पर रोक लगाता है, और जबकि ये जो पूर्व प्रावधान केवल राज्य द्वारा विभेद पर रोक लगता है। ये जो राज्य द्वारा विभेदीकरण किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, अनुच्छेद 15(2) के तहत उस पर रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे जानेंगे अनुच्छेद 15 का 3 और 15 का 4, देश में आरक्षण प्रणाली की आधारशिला है ये। अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 का 4 और आर्टिकल 15 का नहीं, ये 3, 1 मिनट इसको मिटा देते हैं। 15 का 3 और 15 का 4। ठीक, देश में आरक्षण प्रणाली की आधारशिला है और विभेद से प्रतिषेध, है ना, कि इस सामान्य नियम के 4 अपवाद थे, जिसे राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई भी विशेष प्रावधान करने की अनुमति नहीं है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग अथवा अनुसूचित जाति,
तथा जनजाति के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। साथ ही साथ और क्या है, शैक्षिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का भी व्यवस्था किया गया था और शैक्षिक संस्थानों में EWS के लिए भी आरक्षण का व्यवस्था किया गया है, जिसमें यह अनुच्छेद 15(6) में अपवाद है 2019 के 103वें संशोधन के अधिनियम के द्वारा EWS को 10%, EWS को 10% का आरक्षण दिया गया। ठीक है, और साथ ही साथ लोक नियोजन अथवा राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ये सब बातें हैं इसमें और नहीं कुछ ज़्यादा है। अब हम लोग अनुच्छेद 16 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? उन्नीस का जो केस था 1953 का केस काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। काका कालेलकर कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। अब 1979 अनुच्छेद 340 के तहत द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ बीपी मंडल की अध्यक्षता में, और इसमें 52% सामाजिक प्लस शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SC को छोड़कर और ST को छोड़कर आरक्षण दिया गया, और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में कितने % का आरक्षण? 27% का आरक्षण दिया गया। हमारे लिए सबसे याद रखना इंपॉर्टेंट है, काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ था, ये पूछा जा सकता है बस। और ये 1990 में VP सिंह सरकार ने क्या किया? 27% आरक्षण की घोषणा कर दी थी। ठीक है, और 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने 2 बदलाव कर दिए इसमें, और 27 पहला बदलाव क्या किया कि 27% जो कोटा था, आर्थिक मानदंड था, में अन्य पिछड़े वर्गों के साथ गरीब वर्गों को भी प्राथमिकता देना था, और उच्च जातियों के गरीब वर्गों के लिए नौकरियों में अतिरिक्त 10% का आरक्षण कर दिया गया नरसिम्हा राव की सरकार में। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण केस है जो हम लिख रहे हैं, वो है इंदिरा साहनी इंदिरा साहनी 1992 मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय 1992 और अनुच्छेद 16 का 4 का दायरा और सीमा बताया गया। ठीक है, और सीमा निर्धारित की गई। इसमें ये कहा गया इंदिरा साहनी वाद में कि उच्चतम न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। ये तो ठीक था। और दूसरा क्या कहा कि OBC के अंतर्गत उन्नत वर्गों क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर चलता है और एक क्रीमी लेयर, आरक्षण के लाभार्थियों की सूची से बाहर रखा जाना चाहिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट OBC में नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं और बहुत सारे लोग क्रीमी लेयर में आते हैं। गरीब वर्गों के लिए 10% के अतिरिक्त आरक्षण को अस्वीकार कर दिया गया। जो नरसिम्हा राव की सरकार ने किया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। और साथ ही साथ कुछ असाधारण व्यक्तियों को छोड़कर कुल आरक्षित कोटा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ असाधारण व्यक्तियों को छोड़कर बाकी आरक्षण की जो कोटा है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती कोई भी सरकार हो। और पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, ये भी तय किया गया। और आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों तक ही सीमित होना चाहिए। ठीक, और साथ ही साथ रिक्तियों के मामले में कैरी फॉरवर्ड नियम वैध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो कैरी फॉरवर्ड नियम है रिक्तियों के मामले में, जो पदों की रिक्तियां होती हैं, फॉरवर्ड नियम वैध है, ये सही है, वैध है। 50% नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
समावेशन अपवर्जन प्रयोजन के जांच के लिए स्थायी सांविधिक निकाय की स्थापना की जानी चाहिए। और राष्ट्रीय वर्ग आयोग एनसीबीसी की स्थापना 1993 में की गई, ठीक है। और इसे 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 ख जोड़कर संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये चीज़ आप लोग याद रखिए, इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। क्या है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी की स्थापना 1993 में एक अधिनियम द्वारा की गई थी, ठीक है। इसे जो है अधिनियम द्वारा किया गया और इसे 102 में संविधान संशोधन अधिनियम अधिनियम 2018 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 के तहत 38 ख जोड़कर क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। इतनी बातें इसमें जाननी जरूरी थी, ठीक है। अब अगला जानेंगे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, यह अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करता है, ठीक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, ठीक है। और अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को 1976 में संशोधित किया गया और इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। इसका नाम चेंज हुआ और इसे क्या किया गया, नाम बदलकर इससे नाम चेंज किया गया। कौन सा नाम बना, सिविल, ये भी पूछा जा सकता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया, ठीक है। और क्या इसमें प्रावधान किया गया, अस्पृश्यता जो शब्द है, इस शब्द को न तो संविधान में और न ही उक्त अधिनियम न किसी भी ऊपर जितने भी अधिनियम बताए गए हैं अधिनियम में परिभाषित किया गया है। इसको कहीं परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन इसका नाम जो है ये शब्द हटाया भी नहीं जा सकता। मैसूर उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 17 का विषय जो है वो शाब्दिक या व्याकरणिक अर्थ में अस्पृश्यता नहीं है, ठीक है, बल्कि देश में ऐतिहासिक रूप से विकसित हुई एक प्रथा है। उन्होंने इसका ये डेफिनेशन दिया। इसमें अपवाद क्या निकले कि इसमें कुछ व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक सेवाओं आदि से उनका बहिष्कार शामिल नहीं है, ठीक है, इसमें यह अपवाद है। उच्चतम न्यायालय ने पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के मामले में निर्णय दिया था कि अनुच्छेद जो 17 है उसके तहत निजी व्यक्तियों के खिलाफ उपलब्ध होगा अधिकार जो है निजी व्यक्तियों के खिलाफ उपलब्ध होगा और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए कदम उठाए, ठीक है। इसमें बस इतना ही था। अब अनुच्छेद 18 जानते हैं।
अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत करता है। इसका मेन पॉइंट है उपाधि। और क्या है? और इस संबंध में 4 प्रावधान है। कौन-कौन से प्रावधान है? कि यह राज्य द्वारा किसी नागरिक अथवा विदेशी व्यक्ति को कोई उपाधि जैसे सेना अथवा विद्या संबंधित उपाधि के लिए सेवाएं प्रदान करे जाने के लिए प्रतिषेध करता है। ठीक है। और साथ ही साथ यह भारत के किसी नागरिक को विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त करने का क्या करता है? प्रतिषेध करता है। और क्या होता है इसमें कि कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ अथवा विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, नहीं ले सकता वह। और साथ ही साथ एक प्रावधान और है कि राज्य के अधीन लाभ अथवा विश्वास का पद धारण करने वाला कोई नागरिक अथवा विदेशी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से अथवा उसके अधीन किसी रूप से कोई भेंट, परिलब्धि अथवा राष्ट्रपति की सहमति के बिना वह नहीं स्वीकार कर सकता। इसमें केस था, ये भी जानना जरूरी है। वो केस है कि बालाजी राघवन मामले में क्या था? बालाजी पूछा जा सकता है। बालाजी राघवन मामले 1996 में उच्चतम न्यायालय ने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये जो पुरस्कार मिलते हैं वो संवैधानिक वैधता के अनुसार ये उचित है। उचित बताया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये पुरस्कार जो है अनुच्छेद 18 के अर्थ में उपाधि नहीं है, जो केवल कुलीनता के वंशानुगत उपाधियों का जैसे महाराजा, राज, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, ये इस टाइप का पुरस्कार, इस टाइप की वंशानुगत उपाधियां नहीं है। इस मामले में ये चीज बताई गई। ठीक है, और इन्हें पुरस्कार विजेताओं के नाम के साथ प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कि सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न मिला तो वो नहीं लिख सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, नहीं लिख सकते। उसे प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में आगे या पीछे नहीं लगा सकते। और ये जो पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सारी जितने भी अर्जुन अवार्ड, भारत रत्न जो भी दिए जाते हैं वो केवल और केवल क्या है? ये जो है संवैधानिक वैधता को उचित ठहराते हैं। और इन पुरस्कारों को जो है ये नहीं कहा जा सकता कि उपाधि है। ठीक है, ये उपाधि नहीं है। उपाधि तो ये है कि जैसे महाराजा हो गए, राय हो गए, राय बहादुर साहब हो गए, लॉर्ड्स, ये सब चीज़ें उपाधि हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय पुरस्कार 1954 में शुरू किए गए थे, है ना। राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किए गए? ये भी पूछा जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार 1954 राष्ट्रीय पुरस्कार 1954 में शुरू हुआ। अब आगे मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने इसे 1977 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार 1977 में क्या कर दिया? मैं बंद कर दिया, इसे बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने इन्हें फिर शुरू कर दिया। 1980 में, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने इसे फिर शुरू कर दिया, फिर शुरू किया। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। अगर यहाँ तक आपका कोई भी डाउट हो, कुछ भी ना समझ में आया हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगर आप एक चीज बताइए, हमें कल इमेजिनेशन कीजिए कि कल सुबह सरकार का एक आदेश जारी कर दे, सरकार कह दें कि अब कोई भी सरकार की आलोचना नहीं करेगा, चाहे वो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखना अपराध होगा,
कोई प्रदर्शन नहीं होगा, कोई संगठन नहीं बनेगा और कोई अपनी पसंद का व्यवसाय नहीं कर सकेगा। तो सोचिए क्या भारत तब भी लोकतांत्रिक देश कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। इसलिए संविधान के निर्माताओं ने हमें अनुच्छेद 19 दिया, जो भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। और ये अनुच्छेद 19 जो है केवल भारतीय नागरिक को, जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें ही प्राप्त है। और समता का अधिकार जो था वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त था। ये अंतर यहाँ पे ऐसे रिलेट कर कर पढ़िए, केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। ठीक है। अब अगर कोई विदेशी भारत आकर प्रदर्शन करना चाहे तो क्या उसे अनुच्छेद 19 का अधिकार मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 कहता है आज 6 स्वतंत्रताएं हैं, पहले 7 थी लेकिन संपत्ति का अधिकार हटाने के बाद अब ये 6 हुई। हमारे पास 6 स्वतंत्रताएं हैं। पहली कौन सी है? अ से बना लेते हैं अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भ से विचार व्यक्त करना, शाम से शांतिपूर्ण सभा आयोजित कर सकते हैं, ये भी एक स्वतंत्रता है। और शाम से संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है। घूम से पूरे भारत में घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और बस सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास स्वतंत्रता है। और व्या से व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये सब कीवर्ड्स मैंने बना लिए थे, तो वही आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, याद करने में मदद होगा, एक ट्रिक भी बन जाएगा। तो चलिए मेरे साथ लिखिए, एक ट्रिक है, ये बन गया कि भ शाम सं घू व्या। ये हमारा ट्रिक बन गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में यह सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता, इसका अर्थ है। अब चलिए एक एक को डिफाइन कर लेते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है अपनी बात कहना, लेख लिखना। अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 ये चारों अनुच्छेद आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं भी कुछ डाउट होगा तो जरूर पूछना। लेख लिखना हो सकता है और भाषण देना हो सकता है और समाचार प्रकाशित करना, सोशल मीडिया पर विचार व्यक्त करना, सरकार की आलोचना, करना। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना देशद्रोह नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की शक्ति है कि लोकतंत्र की शक्ति है, लेकिन यह कानून और संविधान की सीमाओं के भीतर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। किसके भीतर? कानून और सीमाओं के भीतर होना चाहिए। लेकिन क्या यह पूर्ण अधिकार है? नहीं है। यही सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट आता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। सरकार किन परिस्थितियों में रोक लगा सकती है? सरकार किन परिस्थितियों में
रोक लगा सकती है। पहला है भारत की संप्रभुता और अखंडता पर, राज्य की सुरक्षा पर और विदेशी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध अगर हैं, सार्वजनिक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर पर, शालीनता या नैतिकता पर और न्यायालय की अवमानना पर, मानहानि पर, अपराध के लिए उकसाना, ये सारी चीज़ें जो है इस पर सरकार रोक लगा सकती है आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। आज का लेक्चर वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 3 में। तो आप लोग यहाँ तक खूब अच्छे से पढ़िए। अगर कोई भी डाउट हो आपका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने आप को खुश रखिए। ठीक है? सबसे अच्छी प्राथमिकता है हमारा खुश रहना। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। अगर कोई भी डाउट हो आपका तो ज़रूर पूछिएगा और ये आज का क्लास कैसा लगा इसका भी फीडबैक दीजिएगा। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। ठीक है? और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।